नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर पिछले लगभग 1.5 महीने से चल रहा लोकतंत्र का महापर्व अब अपने समापन की ओर है। आज इस महापर्व का अंतिम दिन है। लोकसभा के महापर्व में आज अंतिम आहुति दी जाएगी। साधारण शब्दों में बोले तो देश के अंदर चल रहे लोकसभा चुनाव के आज अंतिम व 7वें चरण का मतदान है। इस अंतिम चरण में देश के 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। जिन 57 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें और 1 सीट चंडीगढ़ की शामिल है। इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इस फेज में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र, एक्ट्रेस कंगना रनौत मंडी सीट से, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी चंडीगढ़ से चुनाव मैदान में हैं। इसी के अलावा भी कई अन्य सीटों पर बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। 19 अप्रैल को शुरू हुआ मतदान आज अंतिम चरण तक पहुंच गया है। इस दौरान हर चरण के बाद नेताओं व राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक और जहां सत्ताधारी दल भाजपा एक बार फिर अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहा है और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट होकर आया है विपक्ष, जो हर हाल में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में लगा है। विपक्ष इस चुनाव की शुरुआत से ही ये दावे कर रहा है कि भाजपा इस बार सत्ता से जा रही है। अब जब चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तब इंडिया गठबंधन के नेता ये कहते फिर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। गठबंधन के कुछ नेताओं का मानना है कि वो 272 के आंकड़े को पार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 300 का आंकड़ा पार करने जा रहा है। ये तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। बाकी असलियत का पता जो है वो तो 3 दिन बाद यानी कि 4 जून को चुनाव परिणाम के वक्त पता चलेगा, जब ईवीएम में कैद किस्मत का पिटारा खुलना शुरू होगा। हालांकि इस बार के पूरे चुनाव में कहीं किसी भी पार्टी या नेता की कोई लहर देखने को नहीं मिली, ना ही कोई मोदी मैजिक दिखा। वहीं भगवान का लाख लाख शुक्र रहा कि पूरे चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले इस बार कोई ऐसी घटना नहीं घटी। इसीलिए इस बार का ये चुनाव काफी टाइट माना जा रहा है और इंडिया गठबंधन व एनडीए के बीच एक बड़ी फाइट देखी गई। इसलिए अगर कुछ लोग भाजपा की सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं, तो वहीं कई लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा की विदाई तय है और इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी कर रहा है। इस बार के पूरे चुनाव के दौरान अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने प्रचार किया और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा, लेकिन पूरे चुनाव में कुछ मुद्दे शुरू से लेकर अंत तक हावी रहे। जैसे विपक्ष द्वारा पहले चरण से ही भाजपा की सत्ता में आने पर संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बात कही जाती रही। विपक्ष पूरे चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर घूमा और जनता के बीच जाकर पूरी ताकत से इस मुद्दे को उठाया। कहीं ना कहीं विपक्ष के इन दावों का असर भी जनता पर देखने को मिला, क्योंकि कई जगहों पर लोगों में ये चर्चा का विषय रहा कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो वाकई में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदल दिया जाएगा और भाजपा वाकई में दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को ही खत्म करने का प्रयास कर सकती है। अपने इस मुद्दे को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व पार्टी के अन्य नेता अपनी रैलियों, चुनावी भाषणों व रोड शो के दौरान हाथ में भारत का संविधान लेकर चले और संविधान को हाथ में पकड़कर लोगों से संविधान को बचाने की मांग करते दिखे। इसके अलावा इस बार विपक्ष ने आम जन के मुद्दों को भी काफी मुखरता से उठाया है। कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी व किसानों के मुद्दे को भी काफी ऊंचे स्वर में उठाया और जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को रखा और जनता के मुद्दों को उठाया। इसका असर भी लोगों को देखने को मिला और जनता इससे जुड़ी दिखी। दूसरी ओर विपक्ष ने इस बार अग्निवीर योजना का मुद्दा भी युवाओं के बीच काफी जोरों से उठाया। इंडिया गठबंधन की ओर से ये साफ कहा गया कि सत्ता में आने पर वो अग्निवीर योजना को कूड़े में फेंक देंगे, क्योंकि इस अग्निवीर योजना ने देश के जवानों को 2 खेमों में बांट दिया है, शहीदों को बांट दिया है। दरअसल अग्निवीर योजना को लेकर देश के युवाओं में काफी गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि कई युवा सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस अग्निवीर योजना को लेकर उनमें नाराजगी है। विपक्ष ने इसी योजना का मुद्दा युवाओं को लुभाने के लिए उठाया, जिस पर काफी हद तक विपक्ष को लाभ मिलता भी दिखा, क्योंकि युवा इससे जुड़ सका। एक और विपक्ष जहां लगातार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अग्निवीर योजना व संविधान और लोकतंत्र जैसे जनता से जुड़े और जरूरी मुद्दों को उठाता रहा, वहीं दूसरी ओर 10 साल देश में शासन करने के बाद सत्ता पक्ष द्वारा सिर्फ विपक्ष को कोसा गया और शुरुआती चरणों के बाद जब माहौल अपने खिलाफ जाता दिखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर उतारे और चुनाव को हिंदू मुसलमान
के नाम पर ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी तक अपने भाषणों में कभी कांग्रेस के सत्ता में आने पर मंगलसूत्र छीनने की बात करते रहे, तो कभी बैंक खातों से पैसे निकालने की और कभी कांग्रेस के सत्ता में आने पर लोगों की भैंसों को खोल ले जाने की बात अपनी रैलियों में कहते रहे। पीएम व पूरी भाजपा ने जमकर हिंदू मुसलमान का खेल खेला। फिर वो चाहे पीएम मोदी का ये कहना हो कि मैं अपने जीते जी धर्म के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, या फिर कांग्रेस पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाना हो। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शासन में लोग राम नवमी नहीं मना पाते थे, लेकिन अब जश्न के साथ मनाते हैं। जाहिर है कि पूरी भाजपा ने 10 साल सत्ता में बिताने के बाद ना तो अपना कोई रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, अपने काम व विकास पर वोट मांगा, बल्कि सिर्फ हिंदू मुसलमान का अपना पुराना राग ही अलापा। वहीं चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट या उम्र का असर जो भी कहें, लेकिन उनके कई ऐसे बयान व भाषण रहे जिन्होंने लोगों को हंसने व सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी पीएम मोदी ने कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है, तो कभी पीएम मोदी ने कहा कि गांधी फिल्म आने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, उस फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें जानना शुरू किया। तो कभी अपने बचपन और 74 साल की उम्र में खुद को जवान बताने वाले उनके बयान भी सुर्खियों में रहे। ऐसे में इस बार विपक्ष के उन मुद्दों को जरूर उठाया जिन पर बात करना विपक्ष का काम है और जो मुद्दे वाकई में जनता के मुद्दे हैं। साथ ही इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र भी लगातार चर्चा में बने रहे। इसलिए कहना इतना आसान नहीं है कि इस बार किसका पलड़ा जो है वो भारी है और कौन आ रहा है। इस बार का चुनाव कितना कड़ा और फाइट वाला है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिग्गज चुनाव विश्लेषक भी इस बार कोई सटीक बात नहीं कह पा रहे हैं। अब देश के 2 जाने माने चुनाव विश्लेषकों के विश्लेषण की बात तो एक और है, काफी प्रसिद्ध विश्लेषक योगेंद्र यादव और दूसरी ओर चुनाव विश्लेषक व रणनीतिकार से नेता बनने चले प्रशांत किशोर माने पीके, दोनों के आंकड़ों व अनुमानों में काफी ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। 6 चरणों के मतदान के बाद ही योगेंद्र यादव का मानना है कि भाजपा को कुल 240 सीटें मिल रही हैं। योगेंद्र यादव का साफ कहना है कि भाजपा इस बार 272 के अपूर्ण बहुमत से नीचे रहने वाली है, जबकि चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर मानते हैं कि सरकार तो फिर से वही बनेगी जो वर्तमान में चल रही है। पीके ये भी कह रहे हैं कि भाजपा 300 से ज्यादा या उसके करीब ही सीटें पाएगी। हालांकि पीके की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं जिस तरह से वो राजनीति में भी अपनी जगह बनाने में लगे हैं, उस नजरिए से भी उनके अनुमान और आंकड़ों पर संशय होता है। हालांकि बात तो ये भी सच है कि इनमें से किसी भी विश्लेषक ने देश की 140 करोड़ जनता से पूछा है तो नहीं होगा, ना ही उनके मन की बात को सामने रखकर जाना है। यदि ऐसा नहीं किया तो इन दोनों को या जो भी आज ईवीएम में बंद वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं वो निश्चित रूप से गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज एक ऐसी कोई एजेंसी नहीं बनी जो 100% मतदाताओं से बात करके उनकी व्यक्तिगत गुप्त राय को सार्वजनिक करे। योगेंद्र यादव लंबे समय से इस तरह की बात और गणना करते रहे हैं, इसलिए उनका अनुमान उन्हें अपनी राय रखने के लिए कहता है। अपने ताजा आंकलन का भी आधार उन्होंने यही बताया कि जो अनुभव किया है उसके आधार पर नतीजों को वो उस रूप में नहीं देख रहे जिस रूप में सत्ताधारी पक्ष हवा बना रहा है। रही प्रशांत किशोर की बात, तो ये भी सच है कि विदेश से भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना मुख्य काम यही बनाया था कि चुनावी गणित का विश्लेषक सटीक वैज्ञानिक तरीके से करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। उन्हें सफलता भी मिली। इसके बाद उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया, उनमें भी वे लगभग सफल रहे। उनकी सफलता के कारण उन्हें देश ने एक चुनाव विश्लेषक के रूप में स्थान दिया। हालांकि अब उन्होंने ऑफिशियल रूप से वो काम छोड़ दिया है और बिहार के जरिए देश की राजनीति में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल सबकी अपनी अपनी राय और अपने अपने दावे हैं। अब आज अंतिम चरण के मतदान के बाद सभी को इंतजार है 4 जून का। उस दिन ये साफ हो जाएगा कि किसके दावे कितने सच्चे और सटीक हैं और देश में कौन सरकार बनाने जा रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।